All right, let's go. And last session, we actually implemented this authentication, very simple authentication over Next.js application. आज हम उसी को ही आगे further लेके चलेंगे. So you see that the authentication and everything else is working fine for now. But now हमने एक पेज बनाया था एक्सपेंस ट्रैकर का, जिसमें बेसिकली हमने सारा पेज एआई से ही बनाया था. There's nothing tricky in it. This just a simple React page, as opposed to that you could have made in React.js. And it actually behaves like it. So if I just like enter in something, edit, it should add it in the right side. यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, which is very simple functionality. एक साइड पे just हम ऐड कर रहे हैं और एक साइड पे हम चीज़ों को लिस्ट कर रहे हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. Well, if I can show you just a bit of just a simple page, just a React page, nothing crazy. So if I close that out, तो ऐप के अंदर अगर आपको याद हो कि ये Next.js जो है वो फाइल बेस्ड राउटिंग करती है. तो हमने इसके अंदर एक पेज बनाया था, बल्कि फोल्डर बनाया था जो हम पाथ रखना चाहते हैं. और उसके बाद हमने इसके अंदर एक पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बनाई थी जो कि हमारा राउट बन गया था. और इस टाइम पर हमारा ये जो पूरा कंपोनेंट है या पूरा पेज है वो एक क्लाइंट कंपोनेंट है. दिस इज जस्ट essentially using the Shatsian components that we've used, and also some bit of TSX. तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ है. लेकिन आज जो है हमने इसके अंदर कुछ डायनामिक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जहाँ पर हम अपना डेटाबेस भी. Sir, I think your screen share is stuck. Really, let me reshare. Is it now sharing? Yes, sir. Now I'm viewing VS Code. Alright. अच्छा जी. तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारा हमने एक पेज बनाया था Next.js के अंदर, जो कि सिंपल फंक्शनैलिटी के साथ सिर्फ एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट है. और हम उसको जिस तरह देख रहे हैं कि हमें कैसे पता है क्लाइंट कंपोनेंट है, जो कि हमने ऊपर उसके यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव ऐड किया था इस फाइल के ऊपर, ताकि ये सारी चीज़ें एज अ रिएक्ट चल सकें. This is not the intention, but this is how we get it from the AI v0 that we used. So which is essentially just this page from the React. आज जो है हम सबसे पहले जो है database connect करेंगे अपनी Next.js application में. And you'll see how easy it is to actually connect into. और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आपको कोई डेटाबेस सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू डू रिमोट डेटाबेस, विच इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ फ्री फॉर लॉन्ग टाइम. हम आज जो है इसके अंदर SQLite डेटाबेस जो है कनेक्ट करेंगे. मैं आपको एक छोटा सा इसमें, तो जो हम रिमोट डेटाबेस यूज़ करने चाह रहे हैं वो SQLite का वो है होगा Torso, which is you can sign up for it. It's actually free for 1 billion requests, which is a lot. um, and we can add like 500 databases which are in development. I think it's not gonna come short. तो इसका यूआई बड़ा सिंपल सा है. जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको वो डेटाबेस बनाने की वो देगा कि कैसे डेटाबेस इसमें कनेक्ट करते हैं. और डेटाबेस बनाने के लिए मैं भी एक नया डेटाबेस ऑब्वियसली इस पर्पस के लिए बनाऊंगा. तो दिस इज जस्ट टू कीप इन माइंड कि ये SQLite डेटाबेस है. And also we'll be implementing ORM. For people who don't know what is an ORM. ORM जो है वो एक ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल जो कि हमें बेसिकली हेल्प करता है कि हम सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज ना लिखें, बल्कि उसके ऊपर एक ऑन टॉप ऑफ दैट देयर विल बी फंक्शंस, जो कि एक्चुअली में कुछ कुछ ORMs जो से हैं डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरीज ही बना के देते हैं, कुछ जो है वो फंक्शंस को एक्चुअली यूज़ करते हुए
आगे उसको यूज़ करते हैं, बट दैट विल एक्चुअली बी वेरी क्लियर वंस वी एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट। ऑलराइट, मैं अभी एक डेटाबेस बना रहा हूँ उसके नाम से, जो हमने ऐप बनाया था, विच इज़ एक्सपेंस कैलकुलेटर। ठीक है। और हमने अभी इसका कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल एम्प्टी डेटाबेस दैट विल बी। तो ये हमारे लिए अभी डेटाबेस सेटअप कर देगा, जहाँ से हम अभी जो कि आप देख पा रहे हैं कि अभी विच इज़ एम्प्टी। और अभी हम अगर इसके अंदर देखेंगे तो अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो वन ऑफ द ओआरएम दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, जो कि हमें हेल्प करेगा कनेक्ट करने में ये ऐप। तो अभी हमारे पास कोई टेबल नहीं है। हम इसका टेबल डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल, लेकिन यू विल सी कि हम अपनी एप्लीकेशन से इसको कैसे जो है डेटाबेस के अंदर टेबल्स पॉपुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जो ओआरएम हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है ड्रिजल। ड्रिजल जो है, हमें सिंपल टर्म्स के अंदर हम जेसॉन में डाटा क्वेरी कर सकते हैं। जेसॉन के ज़रिए डाटा जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस से, rather than putting up these queries that we mainly use in our PHP या उससे पहले के फ्रेमवर्क्स या लैंग्वेजेस के अंदर। ORM is actually a very good thing here if you want to make your workflow very simple, and also it's scalable. Um, all right, let's just get into it. Let's see how to implement, and we'll use the documentation that is in Drizzle. So Saklan here added a message that new member, what do you do? I learned C++ language in our page. Today here, this is just the Next.js and how you can get started with Next.js. If you miss out one of the earlier um, sessions that we had, that was just to कि हमने कैसे जल्दी जल्दी नेक्स्ट ईयर के ऊपर इम्प्लीमेंट चीज़ कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड इफ़ यू नो समवॉट जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें, यू कैन लर्न रिएक्ट और नेक्स्ट ईयर बोथ इन दिस सेशन टुडे। बट विल बी हैप्पी टू नो कि अगर आप लोग कुछ किसी और लैंग्वेज पर भी कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। So let's go for the. So I've just clicked on the learn, and within the tutorial section, you will see how to implement or add add drizzle with the torso. So यहाँ पर वो जो है हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। We'll just do install. मैं यहाँ पे यहाँ टर्मिनल खोल लेता हूँ। दिस इज जस्ट अवर बेसिक नेक्स्ट एप्लीकेशन, नथिंग न्यू। सो जो भी चीज़ें हम अटैच कर रहे हैं वो साथ साथ इसके अंदर होंगी, और कैसे होंगी वो भी सारी चीज़ें आपको साथ साथ पता लगती जाएंगी। राइट, तो हमने जो है यहाँ पर npm i drizzle orm, ये drizzle orm का पैकेज है जो कि इंस्टॉल होगा इसमें। ये इंस्टॉल करने के बाद हमने drizzle kit इंस्टॉल करनी है। दिस पैकेज essentially allows us to do the migrations and stuff, जैसे हम बेसिकली डेटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं via our code rather than adding it directly into our database. So let's see if that's been installed. Will take a couple of minutes. Yeah, it's done. तो drizzle kit इंस्टॉल कर लें। और ये भी इंस्टॉल हो गया। we'll just do, so there's another package which is .env. ये हमें अलाउ करता है कि हम बेसिकली जो हमारी .env फाइल है इसमें से हम सर्वर साइड पर कोई ना कोई वेरिएबल्स, अगर इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स गेट करना चाहें। टू दोज हु डोंट नो व्हाट इज एन env इज, हमें बेसिकली कुछ क्रेडेंशियल्स या कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे हमने एप्लीकेशन के अंदर बिल्ड नहीं करनी, तो security wise भी it's a good thing, and also to um,
ऐड ग्लोबली दी सेटिंग्स, जहाँ जहाँ पर आप एक जगह पर अपने सारे कीज और यूजर लॉगिन ऐड कर सकते हैं और बाकी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं. So this is essentially just an environment file, and this can be changed if. विषय हिटर लावायचा काही विषय नाही ग, पण काय म्हणतो काय आलं का आता मला म्हणत्या. Alright, so .env install करते हैं पैकेज. Reinstall हो गया. And also ये कह रहा है कि you should have installed the libsql client. तो अगर हमारे पास हमने बेसिकली डायरेक्टली अगर हमें कोई क्लाइंट चाहिए एसक्यूएल क्लाइंट, तो ये हमें हेल्प करेगा टोर्सो को. और एसक्यूएल जो सी हमारी है, हम डायरेक्टली क्वेरीज भी लिख सकते हैं. दिस इज़ ऑल वेरी सिंपल के डायरेक्टली जब आप डेटाबेस कनेक्ट करना चाहें तो सिंपल एसक्यूएल क्लाइंट जो है आपको हेल्प करेगा. लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए ओआरएम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमें एक और स्टेप आसानी होगी कि हमें क्वेरीज डायरेक्टली नहीं लिखनी पड़ेंगी for those who don't know how to write queries in SQL. Alright जी, हमने ये क्लाइंट भी लोड कर लिया है. फॉर दोज सो ये जो है अभी डायरेक्टली जो नेक्स्ट स्टेप है टोर्सो सेटअप टोर्सो एंड ड्रिजल ओरम. ये बेसिकली हमें टोर्सो के अंदर से ही कोड में डेटाबेस बनाने की इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. विल जस्ट स्किप इट बिकॉज हम जो है डेटाबेस ऑलरेडी बना चुके हैं टोर्सो के अंदर, एंड ऑल वी नीड इज़ टू ऐड दीज टू थिंग्स फ्रॉम टोर्सो टू ENV. तो ये हमारी ENV फाइल है. इसके अंदर हम जो है ये दो चीज़ें हमने पॉपुलेट करनी है. ये हमें दो कहाँ से मिलेंगी? ये हमें मिलेंगी इसमें से जो कि हमारा टोर्सो ऐप जो भी हमने बनाया है इसमें. let's see how we can get those two things that we want. अच्छा जी, यहाँ पर जाएंगे. सो ये हमारे लिए टोकन क्रिएट करेगा यहाँ से. अभी इसकी एक्सप्रेशन जो सी है हम 1 डे की रखते हैं क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला. सो read and write access and we'll just create a token. तो ये हमें जो है हमें दो चीज़ें मिल गई हैं, एक टोकन है और एक हमारे पास कनेक्शन लिंक है. तो जो हमारे पास अभी और टोकन है वो हम यहाँ पुट कर देंगे. और उसके अलावा हमारे पास एक कनेक्शन यूआरएल है जिससे हम रिमोट डेटाबेस को कनेक्ट करके डाटा ले सकते हैं. तो ये हमारी जो है कनेक्शन यूआरएल आ जाएगी. ऑलराइट, तो ये हमें दोनों चीज़ें मिल गई. लेट्स गो बैक टू द रिजल ओआरएम कि हमने आगे क्या चीज़ सेटअप करनी है या कैसे करनी है. So one of the thing that you need to do is to set up the config for Drizzle. कि config Drizzle को पता लगे कि हमारे पास जो है क्लाइंट कैसे सेट करना है, हमारी ENV कहाँ पर है और इस तरह की बाकी सारी चीज़ें. तो अभी मैं सिर्फ ये कोड कॉपी कर रहा हूँ जो कि उसने मुझे बोला है कि create an index.ts file in the source DB directory inside of the database configuration. तो हम जो है डेटाबेस DB का एक फोल्डर बनाएंगे. हमारे पास सोर्स का फोल्डर नहीं है फॉर्चुनेटली, तो हम जो है डायरेक्टली जो है इसको पुट करेंगे यहीं पर. एक DB का फोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर index.txt. यस, जस्ट पुट इट हियर. तो यहाँ पर बेसिकली हम उसे बता रहे हैं कि हमारी ENV जो है ENV फाइल जो है वो .env लोकल है. और ये वो दोनों वेरिएबल्स हैं जो कि हम .env फाइल से ले रहे हैं. तो बेसिकली process.env जो कि हमने पैकेज इंस्टॉल किया था .env का, दैट विल हेल्प अस टू गेट द वेरिएबल्स फ्रॉम .env फाइल. और ये हम जो है डायरेक्टली सिर्फ एक ड्रिजल का हम जो कि हमारा ORM है उसके अंदर हम कनेक्शन सेट कर रहे हैं कि जिससे हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएंगे ड्रिजल ORM और हमारे जो ऐप है उसके साथ. लेट्स गो बैक हियर. और यहाँ पर अभी वो हमें डेटाबेस टेबल्स जो है बनाने का बता रहा है कि हमने टेबल्स कैसे बनाने हैं और माइग्रेशंस किस तरह ऐड होती हैं. विल जस्ट लुक इनटू इट अ बिट लेटर, बट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसने हमें एक drizzle config.ts फाइल दी है जो कि हमने ऐड करनी है. दिस इज आल्सो वी कैन ऐड इट विद, वेल लेट्स जस्ट गो विद द स्टेप्स दे हैड. And this is in source database and also in schema.ts.
तो हमारे पास db का फोल्डर है और यहाँ पर ही हम schema.ts बनाएंगे और इसके अंदर हम ये पेस्ट कर देते हैं। अभी ये जो है दो टेबल्स हमारे पास बना रहा है, जो कि एक यूज़र्स का टेबल है और एक पोस्ट का टेबल है। अभी फ़िलहाल हमें जो है सिर्फ एक ही टेबल चाहिए, जो कि हमने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, और हमें यूज़र्स का टेबल इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि यूज़र की तमाम इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास हम क्लर्क जो हमारा ऑथेंटिकेशन थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन प्लगइन है वो कर रहा है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's just do one table. We'll just remove the users table here. Also, we'll remove this. We'll say this is text. So I'll just let you know कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चल रही हैं। मैं इसको भी इन अ सेकेंड एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बेसिकली हमने जब भी एक नया टेबल बनाना है तो हमने जो है ये SQLite ड्रिजल ORM से जो है एक फंक्शन इंपोर्ट किया है, जिसमें हम नाम देंगे उस टेबल का जो हम टेबल का नाम रखना चाहते हैं। तो लेट्स से कि हमने जो है एक नया टेबल जो अभी हमने बनाना है वो है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस, राइट? I believe you spelled it right. Um, right. ऑल्सो तो हमें एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की चाहिए होगी। प्राइमरी के की क्या होती है? इफ़ यू वांट टू नो फर्दर, आई थिंक दिस विल बी अ बिट मोर डीप अगर हम इन सारी डिस्कशन में चाहिए, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि हम ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है एक टेबल का, जो कि हमारे पास एक आईडी होगी एक रो के अंदर, किसी भी एक रिकॉर्ड को या एक रो को डिस्टिंग्विशली आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड ऑल्सो लेट्स गो ओवर टू ओवर फॉर्म। हमें क्या क्या दो चीज़ें चाहिए आईडी के अलावा, विच इज़ डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट। तो विल जस्ट ऐड अप डिस्क्रिप्शन, बस इसी को ही हम डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, राइट? एंड वी नीड वन अदर थिंग विच इज़ which is the amount, right? So we'll just add up amount. ये बेसिकली हमारा जो है कॉलम का नेम होगा, और हमें अमाउंट जो सी है हमारे पास वो एक टाइप ऑफ इंटीजर होगी, तो हमने एज एन इंटीजर ले लिया। ये जो नीचे हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये बेसिकली इज समथिंग दैट इज विल कम इन हैंडी इन टाइपस्क्रिप्ट व्हेन वी वांट कि हमें जो से सजेशंस मिलें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, तो हमें डायरेक्ट सजेशंस और टाइप्स जो कि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो देगा। आई विल लेट यू नो कि ये हमारे पास कहाँ पर काम आ रहा है। तो लेट्स जस्ट रीनेम दिस टेबल टू लाइक एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टेबल, ठीक है। और हम यही चीज़ जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। Just don't worry about this at the moment, because everything that you see here might not make sense, लेकिन अभी यहाँ पर जो है अभी हम कर रहे हैं सिर्फ हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं कॉपी पेस्ट करके, कि हमारे पास एक डेटाबेस का टेबल है, जो कि हम डेटाबेस का टेबल बना रहे हैं विया ड्रिजल ORM, जो कि हमें हेल्प करेगा कि हम यहीं से अपने कोड से टेबल्स डायरेक्टली अमेंड भी कर सकते हैं, चेंज अमेंड आई मीन के उसको चेंज कर सकते हैं इन द कोड। तो हमें दोबारा जो हमारा डेटाबेस है उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई चीज़ ऐड भी करना चाहते हैं तो भी बाद में कॉलम्स ऐड और रिमूव भी हो सकते हैं यहाँ से। So now we have set up our database schema के जो जितने जोन से हमारे पास हमें टेबल चाहिए। तो let's go back। तो हमने ये स्टेप पूरा कर लिया है। What's next? सेटअप ड्रिजल config फाइल। तो config फाइल बेसिकली ये एक और फाइल है ड्रिजल के लिए, जो कि इसको बता रही है ड्रिजल प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया है कि हमारे पास ENV कहाँ है, हमारा स्कीमा कहाँ पर है, हमने माइग्रेशंस कहाँ स्टोर करनी है एंड ऑल दैट। तो लेट्स जस्ट पुट इट where we want to do it, drizzle.config.ts in root. So we'll just make a file, drizzle. Is that drizzle, drizzle.config dot yes,
और यहाँ पर हम वो पेस्ट कर देंगे। अब अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पर हमने अपनी फाइल्स पेस्ट की हैं बस उसका हमने पाथ चेंज करना है। तो अगर हम देखें तो हमने हमारे पास सोर्स फोल्डर नहीं था तो हम सोर्स फोल्डर को फिलहाल रिमूव कर देते हैं। हमारे पास db schema डॉट ts के अंदर स्कीमा है और हमारे पास हम डायरेक्टली माइग्रेशंस भी रूट के अंदर बनाना चाह रहे हैं। तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन कि हमें config डॉट लोकल के अंदर हमारी जो है env है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल में हमने स्टेप ये पूरे कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है चेंजेस हमारे डाटाबेस के अंदर जाती हैं, नई टेबल्स हमारे बनते हैं या नहीं। तो अगर आपको याद हो कि हमने अर्लियर ऊपर एक स्टेप में प्लगइन इंस्टॉल लाइब्रेरी इंस्टॉल की है npx drizzle kit। तो drizzle kit जो सी है हमें हेल्प करेगी अब डेट ये हमारे माइग्रेशंस परफॉर्म करने में, to change from our code to database or from database to our code। तो ये बेसिकली एसेंशली हमें जो हमने अभी स्कीमा सेट किया है, इफ़ वी गो इनटू द सॉरी db schema डॉट ts, तो हमने एक टेबल यहाँ पर ऐड किया है। तो ड्रिजल जो है हमारे इस कोड को देखेगा और इस कोड से हमें जो है एक टेबल बना के देगा। तो लेट्स जस्ट पेस्ट दिस। तो हमें सबसे पहले तो वो एक माइग्रेशन क्रिएट करेगा जिसको हम देख भी सकते हैं कि वो क्या बना रहा है। तो npx drizzle kit generate will create the migration। तो यहाँ पर इसने हमें माइग्रेशन बना दी है ये माइग्रेशंस के टेबल में। और अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने एक एसक्यूएल की फाइल ही बनाई है जो कि कुछ एसक्यूएल की कमांड है जिसमें हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं एक्सपेंसेस के नेम का और उसके अंदर ये कुछ चीज़ें ऐड होंगी। तो जब हमें हमारे पास ये बन गया है तो अब हम जो है इस कमांड को अपने जो हमारा टोर्सो का जो डेटाबेस है इसके ऊपर चला सकते हैं। तो इन सेकंड जब हम दूसरी कमांड इसकी चलाते हैं एक्चुअली माइग्रेट करने के लिए, तो यू विल सी के हमारे पास डेटाबेस जो है और टेबल्स जो हैं हमारे डेटाबेस के अंदर वो बन चुके हैं। लेट्स जस्ट माइग्रेट, विल डू माइग्रेट एंड एज यू कैन सी कि हमारी माइग्रेशन कंप्लीट हो गई है, उसने चला दी है। तो अब अगर हम अपने टोर्सो के डेटाबेस के जो है हमारा व्यूअर है उसके अंदर हम दोबारा जाएं रीलोड करते हैं, होपफुली हमारे पास एक टेबल मौजूद होगा यहाँ पर। you'll see के इसने दो टेबल्स बनाए हैं। वन इज़ टू लुकअप इट्स ऑन माइग्रेशंस जो उसने हमारे पास लोकल में बनाई है और जो हमारे पास यहाँ पर हैं। तो इट विल एक्चुअली मेक records ऑफ इट कि हमारे पास जो जो माइग्रेशंस पुश हो चुकी हैं कब क्रिएट हुई हैं एंड ऑल दैट स्टफ। ऑल्सो वी हैव एक्सपेंसेस टेबल जिसके अंदर आईडी डिस्क्रिप्शन और अमाउंट है जो कि हमने ऑलरेडी जो है अपनी स्कीमा के अंदर यहाँ पर डिफाइन की थी। तो आई होप के दिस मेक सेंस एट द स्टेप। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क एट दैट टाइम कि जहाँ पर हमारे पास डेटाबेस रेडी हो गया है। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो लेट्स जस्ट टेक अ पॉज एंड आस्क सम क्वेश्चंस, otherwise we'll just see how we can get data in our application, in our Next.js application from the database. Anybody have a question? Sir, I have one. जी, Sir, what will happen if we restructure our table in the database? अभी तो हमने मतलब 2 फील्ड फॉर एग्जांपल ऐड किए हैं, अगर हम बाद में जाके उसको 3 या 4 फील्ड ऐड कर देते हैं, so व्हाट इफेक्ट विल हैपन? जी जी, तो अभी जो है ना हम एक और कॉलम ऐड करके देखते हैं, राइट। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर एंड आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर। तो मुझे सिर्फ अपना जो मेन स्कीमा है अपने डेटाबेस का वो ऐड करना पड़ेगा। लेट्स जस्ट ऐड लाइक इन्फो, जैसे इन्फो, ये हमारा एक कॉलम होगा। तो हमने जो है इसके अंदर टेक्स्ट एक फंक्शन है, हम इसको ये बता रहे हैं कि एक टेक्स्ट है और दिस विल नॉट बी नल। अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ते हैं दिस कैन बी नलेबल, राइट। सो लेट्स लेट्स नाउ again migrate generate over migration and you'll see how it will modify our database। so यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया है, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम अगेन वही npx drizzle kit generate वाली कमांड चलाएंगे तो हमारे पास एक और माइग्रेशन आ जाएगी।
जो कि बेसिकली हमारे पास हमारे ही टेबल को अल्टर कर रही होगी। तो नाउ इट जनरेटेड एन अल्टर कमांड फ्रॉम द एसक्यूएल के अल्टर टेबल एक्सपेंसेस ऐड इन्फो। तो इसने हमारे पास इन्फो ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको माइग्रेट करूँगा तो हमारे पास ये माइग्रेशन जो सी है हमारे पास एक और कॉलम ऐड कर देगी यहाँ पर। एंड सेम गोज के अगर आप कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव भी हो जाएगी। एज यू कैन सी के हमारे पास यहाँ पर इन्फो हमारे पास एक नया कॉलम ऐड हो गया। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। और मज़े की चीज़ ये है कि वेयर एवर यू हैव इम्प्लीमेंटेड दोज फंक्शंस दैट विल आल्सो गेट एडेड विद विद एन एक्स्ट्रा कॉलम। और अगर आप रिमूव करते हैं तो आपके पास वार्निंग भी आएगी कि यू हैव एडेड एन एक्स्ट्रा कॉलम जो कि रिक्वायर्ड नहीं था, विच इज़ ब्यूटी ऑफ टाइपस्क्रिप्ट के वो आपको पहले से बता देगी। ऑलराइट। तो आई थिंक ये इतना काफ़ी है। लेकिन हमने मैं चाहता हूँ कि भी हम कुछ डाटा जो है हम यहाँ पर रेंडर आउट भी करें। तो हम जो है सबसे पहले एक बल्कि एक नया राउट बनाते हैं ताकि हमें मुझे सिर्फ आसानी हो आप लोगों को शो करने में कि भी हम कितना आसान है अगर हमने डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, विच इज़ इट्स ओनली गोना बी अ वन टाइम कन्फिग एफर्ट कि जब आप सिर्फ एक दफ़ा सेटअप कर रहे हैं उसके बाद दोबारा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स जस्ट क्रिएट another पेज। और जो है हम यहाँ पर इसी ऐप के फोल्डर के अंदर हम एक जो है फोल्डर एक और बनाते हैं जो कि हमारा नया राउट होगा, एक्सपेंस लिस्ट, जस्ट लाइक इट। तो यहाँ पर हम एक पेज डॉट टी एस एक्स का पेज बनाएंगे। दैट विल मीन कि जिस फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स होगा वो हमारा नया राउट होगा। ऑलराइट। तो हमारे पास जो है उसके अंदर एक जो भी अगर आप एक फंक्शन बनाएंगे जो कि बेसिकली इज रिएक्ट फंक्शन और उसके अंदर कुछ रिटर्न करेंगे तो वो हमारे पास एसेंशली विल बी द रिएक्ट सर्वर साइड कंपोनेंट जो कि सर्वर साइड पर ही रेंडर होगा और आपको रिटर्न करेगा HTML rather देन के आपको रिएक्ट की तरह फ्रंट एंड पे लोड होगा। ये फ्रंट एंड पे लोड नहीं होगा जब तक हम इसको स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे कि ये फ्रंट क्लाइंट साइड कंपोनेंट होना चाहिए। ऑलराइट। जो कि मेरे ख्याल में हमने कुछ चीज़ें पिछले सेशन में और उससे पिछले सेशन में भी देखी हैं, लेकिन आज भी हम बहुत सारी इस तरह की चीज़ें साथ साथ लेके चलेंगे। ऑलराइट। तो एक्सपेंस लिस्ट, लेट्स जस्ट सी कि हमारा ये राउट जो है चलता है कि नहीं। तो हमारे पास ये एक्सपेंस लिस्ट फिलहाल ये आ रही है, राइट। और हेडर हमारे पास यहाँ पर देखें इसी वजह से आ रहा है कि हमने पिछले सेशन में हमने बताया था कि जो मेन लेआउट डॉट टी एस फाइल है ऐप वाले फोल्डर के अंदर, दैट विल रैप एवरीथिंग इन इट। तो हमारे पास उसके अंदर हेडर है इसी वजह से सारा कुछ उसी के अंदर आ रहा है। राइट। तो अब हमने जो है कुछ डाटा गेट करना है ड्रिजल ORM से। तो हम वो कैसे गेट कर सकते हैं? सो ब्यूटी ऑफ दिस वुड बी जबकि हमारे पास ये रिएक्ट कंपोनेंट है तो हम डायरेक्टली इसके अंदर भी क्वेरी कर सकते हैं। हमें कोई रोकेगा नहीं कि हमने इसके अंदर क्यों क्वेरी लिखी है एज अपोज टू रिएक्ट के जहाँ पर हमें API कॉल करनी पड़ती है अपने डेटाबेस से या किसी बैकएंड से डाटा लेने के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल है। लेट्स जस्ट आल्सो लेट मी गिव यू rundown on how to do it from the docs। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेरी की सारी एग्जांपल्स जो सी हमारे पास मौजूद हैं कि भी कैसे इसके अंदर से हम डाटा गेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट go ahead and copy one of the things from here। लेट्स जस्ट सी के जहाँ पर हम डाटा कोई गेट कर रहे हैं। This is all like a create, so incrementally basically we increment चल रहा है जिसके अंदर हम पहले create कर रहे हैं तो फिर get कर रहे हैं। We just want to get our data back first। alright। तो सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर get sorry const get expenses
This is just the name of the function that we are going to call it, right? और essentially हम इसके अंदर जो है drizzle ORM से डाटा गेट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास, आपको अगर याद होगा तो हमने एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमने डीबी का एक फोल्डर बनाया था, डीबी का एक फोल्डर बनाया था जिसमें index.ts जो है हमें कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि है डीबी, जो कि क्लाइंट है ड्रिजल ORM का। तो हम इससे इसी से क्वेरी कर सकते हैं। अगर मैं इसको डीबी डीबी को इंपोर्ट करें डॉट, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। तो इसके अंदर से हम यू कैन सी के हम इंसर्ट भी कर सकते हैं डाटा, हम यहाँ से गेट भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास मौजूद है। हमारे पास एक फंक्शन है db डॉट क्वेरी, और क्वेरी के अंदर हम जो है where do we have that function? हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली हम इस तरह क्वेरी के अंदर क्वेरीज भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि हम उसको किसी को ये नहीं बता रहे कि हमने कैसे क्वेरी करना है। देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स टू डू द क्वेरी विद इन योर डेटाबेस। वन ऑफ द वे इज टू राइट द क्वेरी, अगर आप बहुत कम्प्लेक्स क्वेरी लिखना चाह रहे हैं। लेकिन व्हाट ड्रिजल गिव अस इज द हाउ वी कैन एक्चुअली मेक द क्वेरी इजियर। तो हमारे पास फ्रॉम द डॉक्स हमारे पास टेबल है जो कि है एक्सपेंसेस टेबल। हम उसमें से जो है डाटा गेट करेंगे। सो हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि उन्होंने कैसे सेलेक्ट किया है। इसके अलावा भी आप डायरेक्टली अगर डॉक्स में जाएंगे तो आपको एक एक एग्जांपल वैसे मिल जाएगी, लेकिन दिस इज जस्ट फॉलोइंग अ ट्यूटोरियल दैट यू कैन एक्चुअली लुक एट। Oh, to here, and the select function will allow you to get everything, but from यहाँ पर हम जो है अपना जो हमने टेबल बनाया है वो इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास स्कीमा के अंदर है। तो अगर मैं डायरेक्टली ये चीज़ ले लूँ कॉपी करके और यहाँ डालूँ, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो दैट विल एक्चुअली सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस एक्सपेंसेस टेबल। और इसके अगर आप आगे क्वेरी लगाना चाहेंगे, जैसे मुझे सिर्फ इस यूज़र का चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए, वो भी हम इसके अंदर करके देखेंगे। सो ऑल्सो ये हमारे पास एक एसिंक का वेट फंक्शन है, तो हमें जो है एसिंक फंक्शन इसको बनाना पड़ेगा जस्ट टू गेट द प्रॉमिस फ्रॉम दिस फंक्शन। और एसिंक या अवेट का अगर किसी को प्रॉब्लम है या नहीं पता कि कैसे ये वर्क करता है एसिंक का वेट, तो उसको हम, अगर आप चाहते हैं तो उसको भी हम मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। ऑलराइट, सो राइट नाउ अगर मैं अवेट कहूँ तो कहते हैं कि ये एसिंक फंक्शन नहीं है, तो लेट्स जस्ट मेक इट एसिंक। So that will actually allow us to get the data from this function. तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी ये टाइप देखूँ तो मेरे पास वो ऑलरेडी बता रहा है कि इसके अंदर आईडी होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, अमाउंट होगी और इन्फो होगी। तो दैट आर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रिटर्न, राइट। और बेसिकली डायरेक्टली मैं इसको बाहर निकाल के भी यहाँ लिख सकता हूँ, मुझे इस टेक्स्ट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टेट्स, क्योंकि रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट है और इसमें हमारे पास यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट और इस तरह की सारी चीज़ें हम नहीं ऐड करते। वजह इसकी ये है कि हमारे पास यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ सर्वर पर चलेगा। तो सर्वर के ऊपर इज़ ऑल समथिंग लाइक एक्सप्रेस और नोड जेएस फंक्शनैलिटी के कोड वाइज लीनियरली ऊपर से नीचे तक। तो जब तक वो रिटर्न फंक्शन में आएगा हमारे पास एक्सपेंसेस के अंदर कुछ ना कुछ होगा। राइट, तो अभी अगर मैंने इसको बाहर निकाला है तो वेट यहाँ पर है, मैं इसको इस फंक्शन को भी एसिंक जो है बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एक दफ़ा कंसोल करके देखता हूँ कि मेरे पास कुछ आता है। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं, क्योंकि डाटाबेस के टेबल के अंदर ही कुछ नहीं है। सो लेट्स जस्ट एक्चुअली ट्राई टू इंस्पेक्ट एंड सी। अच्छा, एक और चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये मेरे पास वेब ब्राउज़र का कौनसोल लॉग है और इसके अंदर मेरे पास कुछ नहीं आएगा, बिकॉज
एवरीथिंग इज ऑन अ सर्वर साइड, और हमारे पास सर्वर के अंदर ही ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी तन के ब्राउज़र के अंदर। ऑलराइट, सो do we need to do anything? ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा है कि हमारे पास एम्प्टी अरे आ रही है। एम्प्टी अरे का मतलब यही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल। तो हम जो है ना डायरेक्टली यहाँ से कोई चीज़ ऐड करते हैं ताकि जो है हमारे पास कुछ डाटा हो वहाँ पर शो करवाने के लिए। सो आईडी इटसेल्फ हमारे पास जो है ऑटो जनरेटेड होगी, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम समथिंग राइट एंड अमाउंट हम जो है 10 ऐड कर देते हैं फिलहाल। और हमारे पास कुछ इन्फो है, तो हम इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं। does that not work? Right, और यहाँ पर इसको हम अगर सेव करते हैं तो ये सी कि उसने आईडी एक्चुअली में खुद असाइन कर दी, ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी है। और ये अगले नेक्स्ट रिकॉर्ड्स के लिए भी खुद बहुत आईडी असाइन करेगी। दैट मीन्स कि हमारे पास अब रिकॉर्ड्स हैं। और अब अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो वी शुड सी समथिंग इन आवर console, which is now the same exact record that we had entered, but in JSON form, right? So uh, by the way, if you are just using the server side components, you don't need to hit the any APIs, but there are some cases जहाँ पर हमें API भी लिखनी पड़ेगी, तो हम API लिख भी सकते हैं। उसके अलावा सर्वर एक्शंस भी होते हैं। I'll just give you a brief कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, लेकिन हम सब तरीकों को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो I'll just do a map function जहाँ पर जो है ना हम डाटा जो है कुछ उसके अंदर प्रेजेंट कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। If let's just do expenses, um, sorry, these expenses. I'll just add a fragment because एक से ज़्यादा चीज़ें एंटर नहीं कर सकते उसमें, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, इसके ऊपर अगर हम मैप करेंगे तो हम एक जो है एक्सपेंस इसके अंदर से निकाल सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डायरेक्टली कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास अगर मैं कुछ डाटा रिटर्न करना चाहूँ या कोई फ्रेगमेंट या कोई और चीज़। यहाँ पर फिलहाल एक डिव बना लेते हैं और उसके अंदर हम एक्सपेंसेस के अंदर से हम जो है कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन। और हम इसके साथ एक एरो लगा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सपेंसेस एक्सपेंस डॉट। तो यू कैन सी के टाइप स्क्रिप्ट से हमें तो टाइप सेफ्टी भी मिल रही है और हमें सजेशंस भी मिल रही हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। तो हमारे पास जितनी चीज़ें यहाँ पर ऐड करते रहेंगे हमारे पास यहाँ पर शो होती रहेंगी। लेकिन अब डायरेक्टली जो है ना हम मेन एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं ताकि वो भी साथ साथ हमारी बिल्ड होती रहे। तो हमने इस लिस्ट के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ऐड करनी है। तो वापस उस पेज पे जा रहा हूँ, नथिंग टू वरी अबाउट अभी के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ लिस्ट है। दिस वन, I'll just copy this and I'll just remove it from here, right? उनके इसको यहाँ पे दोबारा ऐड करते हैं और इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी के लिए जो है ना हमारे पास ये सारी चीज़ें लिस्ट जो सी आ रही थी वो चली गई है, ठीक है। अब जो है हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट था हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि ये वैसे चेंज अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि ये पूरा पेज क्लाइंट साइड कंपोनेंट है तो इसके अंदर हम सर्वर साइड फंक्शनैलिटी ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते। इट विल कंप्लेन के क्लाइंट साइड के अंदर
अगर पूरा पेज क्लाइंट साइड है तो उसके अंदर की सारी चीज़ें भी क्लाइंट साइड है, और फिर उसके अंदर हमें सर्वर एक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। आई एम नॉट गिविंग यू एनी कम्प्लेक्सिटी एनी मोर हेयर। तो अभी के लिए जो है हम अगर यूज़ क्लाइंट हटाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से जो कि यूज स्टेट या यूज इफेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी हमने हटा देनी है, क्योंकि अभी हम इनको दोबारा बिल्ड करेंगे लेकिन सर्वर साइड पे, और फिर हम जब इनको क्लाइंट साइड पर मूव करेंगे या चेंज करेंगे तो तब भी हम इसको दोबारा देखेंगे कि इसको क्लाइंट साइड पे कैसे बिल्ड कर सकते हैं। I'll just remove the front end side things that we have here. So just give me a minute. Let's just comment this one as well. तो यहाँ पर अभी अगर मैं दोबारा रिलोड करता हूँ तो हमारे पास पेज तो वही है, फॉर्म भी है, लेकिन हमारे पास अब जो है हमारे पास फ्रंट साइड वाली या क्लाइंट साइड वाली फंक्शनैलिटी कोई नहीं है, तो दिस इज एवरीथिंग इज नाउ सर्वर साइड कंपोनेंट। ठीक है। तो अब हम जो सेम चीज़ हमने अपने प्रीवियस पेज के अंदर किया है वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जस्ट पुट बैक इन द सेम। Sir, you muted yourself, I think. You're on mute right now. ओह सॉरी, आई नो व्हाट आई हिट। कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. मैंने अगर कोई चीज़ मिस किया तो मुझे बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो मैं जस्ट गेट थ्रू। हमारे पास हमने अब इसको भी एसिंक फंक्शन में बनाना है, और हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो सी हैं हम दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये सेम। ठीक है। तो आपने देख रहे होंगे कि डायरेक्टली हम डाटाबेस से क्वेरी कर रहे हैं, सर्वर साइड कंपोनेंट है, और ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, और ये तमाम एक्सपेंसेस जो उनसे हैं हम इनके ऊपर लूप करके अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उसको रेंडर करेंगे। एक्सपेंसेस डॉट मैप एक्सपेंस, और did I miss something? Yep. Alright. तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं हमें ऊपर चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी। और अभी हम एक क्लिक इवेंट जो है वो रिमूव कर रहे हैं, ताकि जो है ना हमें हमारे पास वो जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो यहाँ पर आ जाए। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो हमारा वो पेज है उसके अंदर हमारे पास ये मौजूद है, लिस्ट इसकी मौजूद है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्योंकि हमने अभी ये लिस्ट कर लिया है तो हम इसको वाइंड अप करने के लिए जल्दी जल्दी से एक इंसर्ट वाला काम भी कर लेते हैं, जो कि बड़ा सिंपल होगा इन अ सेंस के आपको कोई और मज़ीद चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्म है, और इसके अंदर हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है कि जिसमें हमने सर्वर साइड के अंदर से सर्वर एक्शंस परफॉर्म करने, और सर्वर एक्शंस इज जस्ट काइंड ऑफ फंक्शन जहाँ पर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे होंगे, नथिंग क्रेजी। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि भी एक सर्वर एक्शन या एक फंक्शन जैसे हम चीज़ ऐड कर सकते हैं वो कैसे बनाते हैं। जस्ट ऐड कॉन्स्ट ऐड एक्सपेंस, ऐड एक्सपेंस। तो आई जस्ट डू अ रियल क्विक दिस वन। तो हमारे पास जो है ना, or actually we can make it really simple. Just remove this one. We have the add expense function, right? तो यहाँ पर हमारे पास हम एक्शंस यूज कर सकते हैं, जिस एक्शन से हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये एक सर्वर एक्शन है या इसने सर्वर साइड पर परफॉर्म है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सर्वर पर ही हैं, लेकिन सर्वर एक्शन इज़ अ बिट डिफरेंट के जहाँ पर हम जब वेब ब्राउज़र के अंदर सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, और दिस इज ऑल essentially is now front end which was sent from the back end to the front end। तो हमारे पास ये अभी फ्रंट एंड के ऊपर है। तो अब यहाँ से हमने ऐड एक्सपेंस की कॉल तो भेजनी है कहीं पर, तो सर्वर को हमने कॉल भेजनी है कि हमें जो है डेटा ऐड करना है। तो उसके लिए हम इस फंक्शन के अंदर सिर्फ यूज सर्वर लिखेंगे। ठीक है, जिससे इसको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है हम कुछ चीज़
सर्वर साइड पर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी के लिए जो है ना, मैं सैम्पल डाटा ऐड कर देता हूँ जस्ट टू चेक कि भी हमारे पास चीज़ें ऐड हो रही हैं नहीं हो रही। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो है एक इंसर्ट की क्वेरी है, db.insert। इंसर्ट के अंदर जो है ना, हमने ये पास किया है जो टेबल जो हमने स्कीमा के अंदर पास ऐड किया हुआ था। दिस इज एसेंशली द सेम थिंग यू कैन सी। अच्छा, लेकिन अब वैल्यूज़ के अंदर जो है वो हमें एरर दे रहा है। तो क्या एरर दे रहा है? वो ये कह रहा है कि वन ऑफ टू वैल्यू, डिस्क्रिप्शन, एसक्यूएल प्लेस होल्डर, अमाउंट, नंबर, we essentially we don't have everything that we need to pass in here. तो अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम दोबारा अपने स्कीमा में जाएं तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें थी ऐसी, जो कि बेसिकली टाइप्स एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, जो कि हमें बताएंगी कि भी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर टाइप्ड ऑब्जेक्ट करूँ, जो कि है इंसर्ट पोस्ट, दिस शुड बी इंसर्ट पोस्ट, नेम चेंज कर देते हैं इसका, इंसर्ट एक्सपेंस, और इसको भी एक्सपेंस, और यहाँ पर हम इसको ये कर लेते हैं। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कि इसमें नहीं है, वो ऐड करनी है। तो डिस्क्रिप्शन और अमाउंट हमने ऐड कर लिए। उसके अलावा हमें जो है इन्फो चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हमने उसको नोट ना रखा हुआ है। इन्फो दिस इज एन एक्सपेंस। तो नाउ यू कैन सी के भी अब हमारे पास जो है वो एरर्स ख़त्म हो गए हैं, और ये हमें बगैर रन किए डायरेक्टली आईडी के अंदर ही पता चल गया कि हमारे पास इसके अंदर इश्यूज हैं। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास ऐड एक्सपेंस का फंक्शन है, ये हमने कैसे चलाना है? आई जस्ट डू वन थिंग कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्म है, और इसके अंदर एक एक्शन का जो है प्रॉप होता है, जिसके अंदर मैं इसको पास कर दूँगा। तो अब जब भी मेरे पास ये फॉर्म जो है सबमिट होगा, जो कि जब भी ये बटन क्लिक होगा जिसकी टाइप है सबमिट, तो ये पूरा फॉर्म सबमिट होगा, क्योंकि ये बटन भी इसी फॉर्म के अंदर है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू डू एनीथिंग और ऐड एनीथिंग, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक और एक्चुअल मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। सो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अब मुझे नहीं पता कुछ हुआ या नहीं हुआ। लेट्स जस्ट सी फ्रॉम द डेटाबेस के हमारे पास कोई चीज़ ऐड हुई है। जी बिल्कुल ऐड हुई है, लेकिन हमारे पास फ्रंट एंड पे तो कोई चीज़ शो नहीं हुई। और दैट मीन्स कि हमारे पास ये सर्वर के ऊपर चला है और फ्रंट एंड को कुछ नहीं पता कि भाई कुछ हुआ है या नहीं हुआ, हमने कोई चीज़ ऐड की है या नहीं की। फॉर दैट फ्रॉम हमें अपने फ्रंट एंड को ये बताने के लिए कि भी यहाँ हमने कुछ चीज़ चेंज की है, दोबारा फेच करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट ईयर जो है हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है रीवैलिडेट का, रीवैलिडेट पाथ का। तो रीवैलिडेट पाथ के अंदर हम जो है उसका जो एक्चुअल हमारा पेज है, जो ये पाथ है, हम उसके अंदर इसको देंगे, जिसमें ये पता चलेगा नेक्स्ट ईयर एप्लीकेशन को कि अब जो हमारे पास डाटा है फ्रंट एंड पे या इस पाथ पे, वो इनवैलिडेट हो चुका है, वो वैलिड नहीं है। तो अब हमें जो है उसको दोबारा फेच करना है। तो हमें यहाँ पर कोई दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट नेक्स्ट ईयर इज़ वाइज इनफ कि वो डायरेक्टली जो उनसे हमारा डाटा दोबारा लोड कर लेगी विदाउट री रेंडरिंग पार्ट्स ऑफ इट दैट वी डोंट वांट टू री रेंडर। तो एज यू कैन सी अभी मैंने रीलोड नहीं किया, लेकिन जहाँ हमारे पास यहाँ पर डाटा आ गया। तो लेकिन मैं अब इसको एक दफ़ा दोबारा क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास एज यू कैन सी कि हमारे पास तीसरी चीज़ भी आ गई है, एंड दैट इज़ been done that all using the server side, nothing to use from the client side। तो हमारे पास ये सब कुछ सर्वर साइड पे हुआ है, क्लाइंट साइड से हमने कुछ नहीं इसके अंदर ऐड किया। अच्छा, तो जब हम यहाँ पर एक्शंस के अंदर हम ये फंक्शन पास करें तो यहीं से हम फॉर्म का डाटा भी रिसीव कर सकते हैं। बट आई थिंक वी बिन ऑन टाइम। लेट्स सी के इफ वी कैन add the data, can we add data, oops, data and form data। तो जब हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं फॉर्म से, तो हमारे पास जो है डाटा की एक्सेस भी मौजूद है। तो लेट्स सी कि हमारे पास डाटा के अंदर आता क्या। लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड
there is a state function and value and something. I think we need to get the data like this, because this is essentially just a form, I think. Let's just replace these with the correct variables. Description, amount, and this is will make it the same thing. This will be integer. This amount will be number. Uh, oh, 4 0. So that is actually complaining me के जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो या तो कोई स्ट्रिंग होगी या फिर नल होगा, तो नल को हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड दैट्स समथिंग दैट वी हैव डन फ्रॉम देयर। अच्छा जी, हम इन्फो जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एंड देयर इज अनदर एरर। तो ये कह रहा है कि हमारे पास नंबर या फॉर्म डाटा एंट्री वैल्यू इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। This is string, string, string. Let's just parse this. Um, Parse integer. Well, oops. Parse this in here. So now हमारे पास जो string है वो जो डाटा के अंदर से आ रही थी फॉर्म में से, क्योंकि इनपुट जो से हैं बाय डिफॉल्ट अगर नंबर भी हो तो टाइप हमें नहीं देता। दिस इज अ नेचर ऑफ HTML दैट वी हैव। राइट, लेट्स जस्ट सी के भी हम जो है यहाँ से डाटा ऐड कर सकते हैं नहीं, and it crashes. Only finite number can be passed as argument. Alright, तो हमारे पास कोई डाटा जो है गलत आ रहा है, एंड जस्ट चेक कि हमारे पास डाटा क्या आ रहा है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ debugging that you actually need to uh, see here. So again, I'm just clicking here. Now I can see that this is amount as is passed as NaN, and that might be because of we haven't passed the name correctly. Name, we haven't passed anything. Name, description, and name amount. So these are actually the name of the uh, or maybe we are using it incorrectly, but we'll see how. Okay, so this is also not valid if we add something. 50, click again, and yeah, now we got the data from correct data from there. And I need to actually pass in a separate thing here, because it will also complain if we pass in the empty data, but for that हम जो है separate जो हमारे पास एक अपने डाटा को वैलिडेट करने के लिए कि भी जो हमारे पास फॉर्म से डाटा आ रहा है वो ठीक है या नहीं, तो इसको भी आप वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन प्लग इन फॉर चॉइस इज Zod. All right, let's reload this again, add in something, um, add an expense, and if we add, you can see that we have 60, and that is everything is done from the server side components and from the server. अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है अभी जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो है ना, अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो जस्ट लुक फॉर द रिक्वेस्ट दैट इज बीन सेंड टू द सर्वर। यू सी कि हमारे पास एक्सपेंस कैलकुलेटर जो है, एक तो ये लोड हुआ, उसके अलावा हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट गई है। लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास ये गया है,
60 ये, और ये एक सर्वर एक्शन की आईडी है जो कि यहाँ से पास हो रही है, राइट। एंड और एवरीथिंग इज बीन मैनेज्ड फ्रॉम द सर्वर, लेकिन एक्चुअली में रिक्वेस्ट यहाँ से फ्रंट एंड से गई है, लेकिन जो हमारा सारा कोड है, जो हमारी एग्जीक्यूशन हुई है, जो चीज़ ऐड हुई है डेटाबेस के अंदर, ऑल बीन डन फ्रॉम द सर्वर साइड। और वो डेटाबेस के अंदर भी चीज़ें जो ऐड हुई हैं वो भी बैकएंड सर्वर साइड से ही हुई हैं। एंड वी एक्चुअली हैव शॉर्ट टाइम टुडे, लेकिन जो है नेक्स्ट टाइम अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको हम दो डिफरेंट और तरीक़ों से भी ऐड करके देखेंगे, कि जिसमें हम क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स के अंदर सर्वर एक्शंस कैसे डालते हैं, क्लाइंट साइड के अंदर से एपीआईज कैसे कॉल करते हैं और एपीआईज कैसे बनाते हैं नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। तो वो भी इसके अंदर हो सकता है, लेकिन दिस वाज जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हमें जो है कोई मुश्किल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट ऐड और कॉन्फ़िगर ओवर डेटाबेस ओआरएम, और जहाँ से जो है हम अम, अपनी बेसिकली सिंपल एप्लीकेशन बना सकते हैं, नथिंग इन अ सिंगल पेज, कि जहाँ पर हमें एपीआई वगैरह कॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। So this has been this next year server-side component with database query and database implementation. If anybody have questions, you can ask. Otherwise, we'll just leave this to you. All right, Ji. If nobody has questions, then we'll just leave this to you. Always just try to do couple things. छोटा छोटा काम करने की कोशिश करें, छोटी छोटी चीज़ ऐड करने की कोशिश करें, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा फायदेमंद है। बड़े पोर्शन को सीखने के लिए छोटी छोटी चीज़ स्टार्ट करके कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करके सीखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। Thank you so much, sir. Thank you so much for having us. There's a थैंक यू। poll that I launched right now. I would हम्म। request everyone to kindly answer. यप। Okay, thank you so much, everyone. I'll see you next week, same time. Allah Hafiz.